मेरी ये कहानी 2012 की है। उस समय मेरा परिवार बहुत गरीब था। कई भाई बहन थे और हमारे पास पढ़ने के साधन नहीं थे। इसलिए 9वीं कक्षा पूरी करने के बाद मैंने अपने माता पिता से पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा ताकि मैं अपने बड़े भाई राहुल के साथ मुंबई जाकर एक लेदर वॉलेट कारखाने में काम कर सकूं। उस समय वेतन लगभग 500 से 1000 रुपये प्रति माह था, काम के अनुसार। लेकिन ये बहुत कठिन था। रहना और खाना मुफ्त था, लेकिन दिन में केवल 2 बार ही भोजन मिलता था। मैं उस उम्र में थी जहाँ मुझे अधिक भूख लगती थी, इसलिए वह पर्याप्त नहीं था। नए साल तक काम करने के बाद हम दोनों भाई बहनों ने काम छोड़ दिया और अपनी बड़ी बहन अंजलि के साथ पुणे चले गए, जहाँ एक कारखाने में कराओके के लिए एम्पलीफायर बनते थे। कुछ महीनों बाद हमने फिर छोड़ दिया और पूरा समूह पास के एक हॉटपॉट रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करने चला गया। मैंने वहाँ शायद एक महीने और काम किया और फिर छोड़ दिया। फिर कुछ दिन आराम करने के लिए घर वापस आ गई। फिर ये एक पड़ोसी ने मुझे महाराष्ट्र के सूरत में एक व्यक्ति के लिए पारंपरिक दवाएं बेचने का काम दिलवाया। मैं जहां भी काम करती कुछ ही महीनों में छोड़ देती थी। इसका कारण यह था कि मेरी जुबान बहुत तेज थी और मैं हमेशा व्यापार मालिकों के साथ बहस करती थी। 2011 के मध्य के आसपास मेरी बहन अंजलि, जो अंधेरी की एक कंपनी में काम कर रही थी, भावती ने देखा कि मैं अस्थिर हूँ और कहीं टिक नहीं रही हूँ। इसलिए उसने घर फ़ोन किया और माँ से कहा कि वह पड़ोस की एक लड़की का आईडी कार्ड, पहचान पत्र उधार ले ताकि मेरे लिए एक नकली रेज्यूमे बना सके। क्योंकि उस समय मैं केवल 16 वर्ष की थी। कंपनी में प्रवेश करने के लिए मेरी उम्र कम थी। इस लड़की का नाम भी निशा था। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी और हम थोड़ी बहुत एक जैसी दिखती थीं। इसलिए कंपनी को कोई शक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वह कंपनी अभी भी चल रही है या नहीं, क्योंकि मुझे छोड़े हुए 1 दशक से अधिक हो गया है। उस समय इसे गैलेक्सी कहा जाता था, जो अंधेरी में स्थित थी। मुझे नहीं पता कि इसका नाम बदला है या नहीं। आजकल की तरह जटिल साक्षात्कारों के बिना आपको बस एक परिचित की आवश्यकता थी जो आपका रेज्यूमे दे और आपको तुरंत काम पर रख लिया जाता था। मेरे वहां जाने से पहले अंजलि मेरे जीजा विक्रम के घर पर रह रही थी, जो अंधेरी बाजार के पास था। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। उनके परिवार ने अंजलि से कहा कि वह मुझे भी वहां रहने के लिए ले आए ताकि अच्छा लगे। लेकिन अंजलि और मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि यह असुविधाजनक होगा। इसलिए हमने विनम्रता से मना कर दिया और कंपनी के पास एक किराए का कमरा खोजने चली गईं। विक्रम के घर से हमारी कंपनी तक जाने में लगभग 45 मिनट लगते थे। विक्रम को वहाँ कुछ काम था, इसलिए वह अंजलि के साथ नहीं गया, लेकिन वह अक्सर आता जाता था और हम दोनों बहनों की बहुत मदद करता था। उस किराए के कमरे की बात करें तो मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह घिनौना था। 600 रुपये प्रति माह के लिए कमरा, सिर्फ टिन की चादरों से बनी 4 दीवारें थीं और बस। खाना पकाने की कोई जगह नहीं थी, पानी का कोई नल नहीं था, बर्तन धोने की कोई जगह नहीं थी, बाथरूम या शौचालय तो बिल्कुल भी नहीं थे। रहने की सारी गतिविधियां बाहर ही करनी पड़ती थीं और बाथरूम की कतार किराए के परिसर के एकदम पीछे थी, जो 3 तरफ से खेतों और सरकंडों से घिरी हुई थी, जो एक इंसान से भी लंबे थे। देखने में ये बहुत भयानक था। ये शहर होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल गांव जैसा दिखता था। वहां केवल 2 बाथरूम और 2 शौचालय थे और एक पहले से ही टूटा हुआ था।
इसलिए 1 दर्जन से अधिक कमरों के पूरे परिसर को उसी का उपयोग करना पड़ता था। इसलिए सुबह मुझे शौचालय और स्नान करने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। अगर मैं देर से उठती तो इसका मतलब था कि मैं केवल जल्दी से हाथ मुंह धो सकती थी और कंपनी पहुंचने तक मुझे रुकना पड़ता था। खैर, गांव में नहाना भी घर के बाहर और खुले में ही होता था, और शौच के लिए तो मछली के तालाब के ऊपर बना शौचालय ही होता था। यहां कम से कम शौचालय था। यही गनीमत थी। बाथरूम की कतार के सामने एक विशाल सीमेंट का पानी का टैंक था। ठीक बगल में दैनिक गतिविधियों, कपड़े, बर्तन और सब्जियां धोने के लिए एक कुएं वाला कपड़े धोने का क्षेत्र था। हम बस उपलब्ध चीजों का उपयोग करते थे। हम और क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब धूप होती थी तो ये आपकी त्वचा और मांस को जला देती थी। कमरे के अंदर ये चारकोल ओवन की तरह था, और बरसात के मौसम में पूछो ही मत, पानी बहुत ज्यादा भर जाता था। केरल में बाढ़ के मौसम से भी बुरा हाल था। दोपहर में काम से घर आने का मतलब था गहरे पानी में चलना। यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक था। कमरे में प्रवेश करने पर मेरा और भी रोने का मन करता था, क्योंकि पानी मेरी पिंडलियों तक भर जाता था। कंबल, मच्छरदानी, चटाई और तकिए सब तैरते हुए और भीग कर गीले हो जाते थे। सौभाग्य से कपड़े और सामान एक तार के रैक पर टंगे हुए थे। जहां तक बिजली के आउटलेट की बात है, हम बाहर जाने से पहले सब कुछ अनप्लग कर देते थे। अन्यथा पानी के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही होती और हम करंट लगने से मर जाते। इसलिए हमें अपना सामान लेकर अपने सहकर्मियों के कमरे में सोने के लिए जाना पड़ता था। हमें पानी के कम होने का इंतज़ार करना पड़ता था ताकि हम वापस जा सकें और सफाई कर सकें। और हम कर भी क्या सकते थे, मैं आपको बता दूं, ये बहुत दयनीय था। लेकिन बस इतना ही नहीं था। भूतों के बारे में बात करूं तो मैं बहुत डरपोक थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मेरी आभा भारी थी, मैंने कोई भूत नहीं देखा। शाम को 7 या 8 बजे के आसपास मैं अभी भी बाथरूम जाने की हिम्मत जुटा लेती थी, क्योंकि उस समय किराए के परिसर के लोग जाग रहे होते थे। लोग जोर से बातें करते हुए अंदर बाहर आ जा रहे होते थे। लेकिन एक बार रात के 9 बजने के बाद, और जब लोग सो जाते थे, अगर मुझे जाना होता तो मुझे अंजलि से मुझे ले जाने की विनती करनी पड़ती थी। अन्यथा मैं बस उसे रोक कर रखती, अपना पेट पकड़कर सो जाती। मैं बस इस तरह डरी हुई थी। मैंने वास्तव में कुछ नहीं देखा था। वहां लगभग 1 महीने रहने के बाद अंजलि ने मुझे बताया कि हम जा रहे हैं। जब मैंने कारण पूछा तो अंजलि ने कहा कि हम एक नई, साफ और ऊंची जगह पर जा रहे हैं। कमरा इस वाले से थोड़ा छोटा था बंटिया, लेकिन कम से कम इसमें पानी नहीं भरता था, और अंदर एक बाथरूम था। ये सुनकर कि कमरे के अंदर एक शौचालय है, मैं बहुत रोमांचित हो गई। तो भूतों के डर से अब पेशाब रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस समय मैं सिर्फ एक नासमझ किशोरी थी और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अंजलि जो भी कहती मैं सुन लेती, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब लग रहे थे। जब तक हम पूरी तरह से नए कमरे में बस नहीं गए, तब तक अंजलि ने असली कारण नहीं बताया। जिस क्षण से हम अंदर गए, पहली ही रात को अंजलि का सामना किसी चीज से हुआ था। एक इंसान के रूप में भूतों से किसे डर नहीं लगता, वह भी वैसी ही थी। लेकिन बाहर से उसने सख्त दिखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि मैं डरपोक हूं। उस रात तैयार होने के बाद हम सोने चले गए। मुझे जल्दी नींद आ जाती थी,
जिस क्षण मेरी पीठ चटाई पर लगी, मैं तुरंत खर्राटे लेने लगी। अंजलि मेरे बगल में लेटी और धीरे धीरे नींद में जाने लगी। गहरी नींद में सोते समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि कोई बहुत ऊंचाई से टिन की छत पर कूद पड़ा हो। वह चौंक गई, अपनी आंखें खोलीं और कुछ भी नहीं सुना। इसलिए वह वापस सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसे अपने कान के पास हल्की आहट सुनाई दी, जमीन पर चलने की नहीं, बल्कि टिन की छत पर चलने की। उसने सोचा कि यह सिर्फ बिल्लियां होंगी, लेकिन कदम स्थिर थे और एक इंसान की तरह अधिक लग रहे थे, क्योंकि टिन की छत पर पड़ने वाला वजन स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था, जो बिल्कुल भी कूदती हुई बिल्लियों की आवाज जैसा नहीं था। यह सोचकर कि यह कोई चोर है, अंजलि तुरंत उठ बैठी, छत की ओर देखा और चारों ओर देखा। उसने कुछ नकली खांसने की आवाज निकाली, ताकि जो कुछ भी हो उसे सुनाई दे कि कोई अभी भी जाग रहा है। जैसे ही उसने खांसा, आवाज तुरंत बंद हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा छाती से बाहर आ जाएगा। उसने कहा कि वह उस पल मौत के समान डरी हुई थी, लेकिन यह देखने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि स्थिति क्या है। यदि कुछ होता तो वह चीखती, ताकि पूरे किराए के परिसर को पता चल जाए। फिर वह बिल्कुल शांत बैठ गई, हाथ में एक रसोई का चाकू मजबूती से पकड़े हुए, जिसे उसने उस रात पहले चटाई के नीचे रखा था। बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से शांत था। कुछ देर बाद राहत महसूस करते हुए उसने चाकू नीचे रखा और वापस सोने चली गई। हालांकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वह रात के लगभग 1 बजे का समय था। अगली सुबह वह गई और बगल के कमरे की महिला से पूछा कि क्या उसने कल रात टिन की छत पर कदमों की आवाज सुनी थी, ये डरते हुए कि यह एक चोर था। उस महिला ने सिर हिलाकर कहा कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। इसलिए सब लोग बस तैयार हुए और काम पर चले गए। दोपहर में घर आकर अंजलि ने दूसरों से पूछने की योजना बनाई, लेकिन वह व्यस्त हो गई और इसके बारे में भूल गई। किसने सोचा होगा कि उस रात सोते समय वह फिर से डरेगी। इस बार वह चीज टिन की छत पर धीरे धीरे आगे पीछे चल रही थी। उसने टिन की छत के उसके वजन से दबने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह पूरी तरह से कंबल में ढकी हुई लेटी रही, मुझे कसकर गले लगाए हुए, जबकि मैं एक लकड़ी के लट्ठे की तरह सो रही थी, किसी भी बात से पूरी तरह अनजान। वह चीज पूरी रात टिन की छत पर आगे पीछे चलती रही। अजीब बात यह थी कि मुझे और पूरे किराए के परिसर को बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दिया। केवल अंजलि वहां पड़ी रही और तब तक इसे सहती रही, जब तक कि वह बहुत थक नहीं गई और अंततः सो नहीं गई। सुबह वह सीधे मकान मालकिन के पास गई, लेकिन कहानी सुनने के बाद मकान मालकिन ने इसे टाल दिया। उसने कहा कि यह शायद सिर्फ बिल्लियां या गर्मी में कुत्ते वहां कूद रहे थे, चोर नहीं। लेकिन उसने यह इस तरह से कहा जो सिर्फ अंजलि को शांत करने के लिए लग रहा था।
क्योंकि उसका चेहरा बहुत चालाक और अजीब लग रहा था। फिर एक और रात अंजलि को आधी रात में पेट में दर्द हुआ। वह घूमी और मुझे कोहनी मारी, लेकिन मैं गहरी नींद में थी। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे कुछ बार मारा, लेकिन मैं हिली तक नहीं। उसने सुबह तक इसे सहने की कोशिश की और तब जाने का सोचा, लेकिन भयानक दस्त के साथ वह इसे कैसे रोक सकती थी। उसने जरूर कुछ खराब खा लिया होगा। उसने अपना पेट पकड़ा, एक टॉर्च ली और जितनी तेजी से हो सके बाथरूम की कतार की ओर भागी। उस समय आसपास के सभी लोग सो रहे थे। शौचालय में बैठकर अपने आप को हल्का करते समय उसने एक धमाका सुना और फिर छत पर शोर हुआ। चौंक कर उसने अपने दांत पीस लिए और अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह घबरा गई और चीख पड़ी तो वह मारी जाएगी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह छत पर गिरने वाला कोई फल है। ठीक है, कोई बात नहीं। खत्म करने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला, अपनी टॉर्च जलाई और बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक बड़ा झटका लगा। पानी के टैंक के ठीक पास एक बिल्कुल काली परछाई ऊपर से नीचे तक खड़ी थी। उसकी टॉर्च की किरण सीधे उसके शरीर पर पड़ी। हे भगवान! आधी रात के सन्नाटे में वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर मुड़ी हुई थी। उसके बाल काले और लंबे थे, फड़फड़ाते और रेंगते हुए हवा से नहीं उड़ रहे थे। हे भगवान! अंजलि की आंखें इतनी पीछे मुड़ गईं कि वे लगभग उनके सॉकेट से बाहर आ गईं। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह चल नहीं पा रही थी। एक हाथ में टॉर्च थी, दूसरे ने उसका मुंह ढक रखा था, क्योंकि वह चीखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसी क्षण काली परछाई धीरे धीरे मुड़ी, जानबूझकर अत्यधिक धीमी गति में चलती हुई। उसने अपने होश वापस पाए और अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने अपने दोनों पैरों को फर्श पर घसीटा, गति प्राप्त की और काली परछाई को एक बड़े अंतर से पार कर गई। सौभाग्य से सीढ़ी कम थी। अगर यह ऊंची होती तो वह गिर जाती और उसका चेहरा कुचल जाता। वह सीधे कमरे में दौड़ी और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। डरी हुई और थकी हुई वह फर्श पर बैठकर हाँफने लगी। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया है। किसने सोचा होगा कि टिन की छत पर फिर से कदमों की आवाज आने लगेगी। घबराकर वह जल्दी से चटाई पर वापस रेंगते हुए गई, कंबल के नीचे गोता लगाया और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू और नाक की गंदगी हर जगह फैल गई। वह बहुत डरी हुई थी। इसने पूरी रात उसे इसी तरह परेशान किया। अगली सुबह वह बिस्तर पर ही रही और काम पर नहीं गई। कुछ बार ऐसा होने के बाद उसे लगा कि यह ठीक नहीं है, इसलिए वह किराए के परिसर में लोगों से पूछने गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन हर कोई इतना चालाक क्यों दिख रहा था? बहुत ज्यादा पूछने के बाद अंततः एक महिला बोली। उसने कहा कि जब वह और उसका पति पहली बार अंदर गए थे तो उन्होंने भी टिन की छत पर ठीक वैसे ही कदमों की आवाज सुनी थी। उसने एक टॉर्च ली और ऊपर चमकाई, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। बिल्लियां या कुत्ते भी नहीं। फिर भी जब वे वापस कमरे में गए और दरवाजा बंद कर दिया तो उन्होंने इसे फिर से सुना। हर रात वह चीज छत पर आगे पीछे चलती थी।
कुछ बड़बड़ाती और फुसफुसाती थी जिसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना जा सकता था। यह संदेह करते हुए कि यह एक भूत है, उसने चढ़ाने के लिए फल खरीदे और उसके बाद उन्होंने इसे सुनना बंद कर दिया। इसलिए अंजलि ने वह कहानी सुनाई। उस दोपहर काम के बाद उसने फलों की एक प्लेट खरीदी। उसने इसे अपने दरवाजे के सामने रखा, अगरबत्ती जलाई और प्रार्थना की, और निश्चित रूप से वह उस रात बिना किसी परेशानी के चैन से सो गई। मैंने उससे पूछा, चूंकि उसे अब परेशान नहीं किया जा रहा था तो वह वहां क्यों नहीं रही और वहां से चली क्यों गई। उसने कहा कि वहां भूत थे, वह डर के मारे मर रही थी। वह कैसे रह सकती थी? जब वह खुश था तो ठीक था, लेकिन क्या होगा अगर एक खूबसूरत रात वह दिखाई दे और उसे फिर से डरा दे? वह डर के मारे मर जाएगी, वह जीवित नहीं रह पाएगी। मैंने पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और वह मेरे चेहरे पर ही हंस पड़ी। उसने पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हें पता होता कि वहां भूत है तो क्या तुम रुकने की हिम्मत करती, या तुम नखरे करती और गांव वापस जाने की जिद करती? ये सुनकर मैंने बस अपना सिर खुजलाया और मुस्कुरा दी। मैं क्या कह सकती थी, वह बिल्कुल सही थी। अब मुख्य कहानी में आते हैं। मैं अनुमति मांगती हूं कि मैं कहानी के पात्रों और स्थानों के नाम बदल दूं ताकि उन पर कोई असर न पड़े। उस समय मैं जिस कंपनी के लिए काम करती थी वह निर्यात के लिए जैकेट सिलने के लिए विशेषज्ञ थी। सुरक्षा द्वार से बाईं ओर चलने पर सबसे पहले मानव संसाधन विभाग था, फिर उत्पादन मंजिल। कारखाने के अंत में कपड़े और उत्पादन सामग्री के भंडारण के लिए एक गोदाम था। गोदाम के ऊपरी हिस्से को एक बड़े मेज़ेनाइन दुछत्ती में बनाया गया था, जिसे नमूना कक्ष और कटिंग टीम में विभाजित किया गया था। नीचे से सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए आप कटिंग टीम के लीडर से मिलेंगे जिसका नाम कबीर था। उसके ठीक पीछे की दीवार पर एक मुख्य सर्किट ब्रेकर स्थापित किया गया था। बाईं और दाईं दोनों ओर बड़े आयताकार मेज थे। फ्रेम लोहे या एल्यूमीनियम से बने थे, जिनका उपयोग कपड़े फैलाने और काटने के लिए किया जाता था। दाईं ओर एक अतिरिक्त लंबी मेज थी जिसे लंबाई में रखा गया था। वह मेज मेरी और एक अन्य महिला की थी जो सिलाई उत्पादन के लिए नीचे भेजने के लिए कपड़ों को छांटने में विशेषज्ञ थी। मेरी डेस्क के पीछे लगभग 1 मीटर चौड़ी एक बड़ी खिड़की थी जो बहुत हवादार थी। बाहर देखने पर आपको आकाश दिखाई देता था। बाईं ओर फैलाने वाली मेज के विपरीत खेत की ओर एक छोटी खिड़की भी थी। सीधे बाहर देखने पर आप मेरे पुराने किराए के परिसर को देख सकते थे। इसके बगल में एक विशेष जल वितरक था। कटिंग टीम में 10 लोग थे जो कपड़े फैलाने, बंडल बनाने, नंबरिंग करने और काटने में विभाजित थे। मोहन नाम का एक कट्टर था जो पटना से था। मुझे उसकी सही उम्र याद नहीं है, लेकिन शायद लगभग 30 वर्ष। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी। यह जोड़ा काम करने के लिए अंधेरी आया था। अपने बच्चे को अपने गृह नगर में छोड़ दिया था। यह लड़का बहुत गठीले बदन का था, शायद लगभग 6 फुट 2 या 6 फुट 3 इंच का, सांवली त्वचा के साथ। उसकी पत्नी नीचे सिलाई का काम करती थी। यह जोड़ा बहुत ही प्यारा और वास्तविक लगता था। इसके अलावा इस लड़के का स्वभाव बहुत ही हंसमुख था और उसे मजाक करना बहुत पसंद था।
लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत उत्साहित रहता था, इसलिए हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। मेरी बहन और मैं भी उसके करीब थे क्योंकि हमारा स्वभाव मिलता था। कटिंग टीम के मेज़ानाइन की बात करें तो इसे एक पूर्व निर्मित घर की तरह बनाया गया था। मुझे यकीन नहीं है कि यह लोहे या एल्यूमिनियम से बना था। चूंकि मैं एक लड़की हूं, मैं बस वही वर्णन करती हूं जो मैंने देखा। ये नालीदार धातु से घिरा हुआ था। फर्श लकड़ी के तख्तों से ढका हुआ था जो स्क्रू से जड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन इलेक्ट्रीशियन और रखरखाव करने वालों ने बहुत बुरा काम किया था। पूरा कटिंग टीम क्षेत्र विद्युतीकृत था। आपको कहीं भी झटका लग सकता था। हर थोड़ी देर में किसी न किसी को झुनझुन्नी का झटका लगता था। मेरे अलावा किसी और को मत देखिए। एक बार बैठे बैठे और सामान छांटते हुए मैंने अनजाने में अपना नंगा पैर फर्श पर रख दिया। दुर्भाग्य से इसने एक स्क्रू को छुआ और इसने मुझे इतनी जोर से झटका दिया कि मैं तुरंत जाग गई। एक और बार मैं सामान का बंडल बनाने के लिए फैलाने वाली मेज पर चढ़ गई। बेशक मुझे नंगे पैर होना था। जब मैंने काम पूरा कर लिया तो मैं नीचे कूद गई और मैं आपको बता दूं, इसने मुझे स्वर्ग तक का झटका दिया। हमने एचआर को इसकी सूचना दी और इलेक्ट्रीशियनों को आकर जांच करने के लिए कहा। लेकिन पेंच ये था कि जब भी वे मापने के लिए अपने मीटर लाते थे तो यह सामान्य होता था, कुछ भी नहीं बढ़ता था। यहां तक कि अगर ये बढ़ता भी था तो सुई केवल थोड़ा सा फड़कती थी और फिर वे अपना सामान पैक करते और चले जाते। ये बहुत ही निराशाजनक था। एक और दिन मैं सामान बांधने में हर किसी की मदद करने के लिए कटिंग टेबल के किनारे पर अपना पेट टिकाए हुए थी। अनाड़ीपन से मैंने अपना नंगा पैर फर्श पर रख दिया। इस बार इसने सिर्फ मेरे पैर को झटका नहीं दिया, मेज का पूरा किनारा विद्युतीकृत था। इसने मुझे झटका दिया और मेरे बगल में खड़े लोगों को भी सुन्नता महसूस हुई। तब से किसी की भी नंगे पैर चलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वह मनहूस दिन आया। मैं दाईं ओर बैठकर उत्पादन को सौंपने के लिए सामान छांट रही थी। बाईं ओर की टीम ने भी बस कटिंग खत्म की थी। फैलाने वाली टीम और सचिव कपड़े फैलाने के लिए और कपड़े लेने के लिए गोदाम में नीचे चले गए थे। टीम लीडर अपने डेस्क पर बैठा था। वह दूसरी महिला और मैं दाईं ओर बैठे थे। मोहन कट्टर बाईं ओर खिड़की के पास खड़ा पानी पी रहा था। उसकी पीठ सीधे खिड़की के फ्रेम के खिलाफ टिकी हुई थी। उसके दाहिने हाथ में एक स्टेनलेस स्टील का मग था। उसका बायां हाथ बगल के खिड़की के फ्रेम के अंदर था। एक पैर में चप्पल थी, दूसरा पैर नंगा था और सीधे कटिंग टेबल के किनारे पर कदम रखे हुए था। उसकी आंखें सामने नमूना कक्ष की ओर देख रही थीं। वहां एक लड़की के साथ हंस रहा था और मजाक कर रहा था। उसका स्वभाव चंचल था, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी क्षण अंजलि कारखाने के फर्श से मुझे खोजते हुए सीधे ऊपर आई। उसने मोहन की ओर देखा और पूछा, वह किसके साथ मजाक कर रहा है कि वह इतनी जोर से हंस रहा है? मैंने ऊपर देखा और कहा, वह नमूना कक्ष में उस लड़की के साथ मजाक कर रहा है। अंजलि ने उस दिशा में देखा और आगे बोली, लेकिन वह लगातार मुस्कुरा क्यों रहा है? वह काफी देर से मुस्कुरा रहा है और उसका चेहरा अजीब लग रहा है। फिर मैंने ऊपर देखा और ध्यान से देखा।
मैंने उसे उसी मुद्रा में खड़ा देखा जिसका मैंने अभी वर्णन किया है। उसने अपने दांत दिखाए हुए थे और जोर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह एक कठोर निरंतर मुस्कान थी जो रुक नहीं सकती थी। इसने उसके पेट को कस दिया, जिससे उसे हवा के लिए हाँफना पड़ा और उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़का इतना भयंकर मजाक क्यों कर रहा है। मैंने जोर से चिल्लाया, अरे भाई, खेलना बंद करो, तुम इतनी जोर से क्यों मुस्कुरा रहे हो। और फिर भी उसने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मैंने देखा कि उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी दिशा में मोड़ा, जाहिरा तौर पर बड़ी कठिनाई के साथ। वह तनाव में था। उसके पूरे चेहरे पर हरी नसें बाहर आ रही थीं। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं, जैसे कि वह भयभीत हो। उसका मुंह अभी भी एक मुस्कान में खुला हुआ था, एक मजबूर मुस्कान जो बंद नहीं हो सकती थी। जिस क्षण वह घूमा, हर कोई घबरा गया, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से पीला था। उसमें खून का कोई नामो निशान नहीं था। वह अत्यधिक पीड़ा में मुंह बना रहा था। मुझे उस समय उसका चेहरा हमेशा याद रहेगा। इसे देखते ही मुझे तुरंत संदेह हुआ कि उसे करंट लग रहा है। मैंने चिल्लाया, ओह शिट, मोहन को करंट लग रहा है कबीर, जल्दी से ब्रेकर बंद करो वरना वह मर जाएगा। कबीर घबरा गया, जल्दी से आगे बढ़ा और एक क्लिक के साथ मुख्य ब्रेकर को जोर से नीचे खींच लिया। जैसे ही ब्रेकर नीचे खींचा गया, मोहन सीधे आगे की ओर गिर गया। उसका सिर कपड़े काटने की मेज पर जोर से टकराया, जिससे खून का एक धब्बा निकल आया और वह मुंह के बल गतिहीन लेट गया। अंजलि, कबीर और मैं तुरंत वहां पहुंचे। नमूना कक्ष के लोगों ने चीखें सुनी और देखने के लिए बाहर भागे। कबीर ने मोहन को पलटा और देखा कि वह अभी भी हल्की सांस ले रहा है। इसलिए उसने प्राथमिक उपचार करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, नीचे से उत्पादन के कर्मचारी भीड़ में ऊपर आ गए और उसकी पत्नी उनके बीच से बाहर निकली। उसके शरीर को गले लगाकर और बुरी तरह रोने लगी। मैं आपको बता दूं, किसी के पास उसे रोकने या पकड़ने का समय नहीं था, क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी। वह आंखें बंद किए शांत लेटा था और अचानक उसे मिर्गी के दौरे की तरह ऐंठन होने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह पीछे मुड़ गईं। केवल सफेदी दिखाई दे रही थी, कोई पुतली नहीं बची थी। उसके मुंह से बहुत अधिक झाग निकलने लगा, जिससे उसकी कमीज भीग गई। फिर उसने अपने शरीर को कड़ा किया, कुछ बार हाँफा और पूरी तरह से शांत हो गया। अंजलि दौड़ी, उसकी पत्नी को दूर खींचा और चिल्लाई कि जब परिवार का कोई सदस्य इस तरह हो तो आपको करीब नहीं जाना चाहिए। यदि कोई प्रियजन करीब जाता है तो मरने वाला व्यक्ति दुखी महसूस करता है और उसे इस तरह से नहीं मरना चाहिए। उसकी पत्नी अनियंत्रित होकर चीखने और रोने लगी और फिर वह बेहोश हो गई। अंजलि ने सभी को पीछे हटने के लिए कहा ताकि उसे थोड़ी हवा मिल सके। फिर कबीर ने मोहन की कमीज के बटन खोले, उसकी पैंट ढीली की और कुछ सीपीआर पैंतरेबाजी की। लेकिन कुछ देर बाद जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। उसका रंग बैंगनी होने लगा और उसके होंठ काले पड़ गए। कारखाना प्रबंधक संयोग से ऊपर आया, जल्दी से कारखाने के किनारे एक कार लाया और सभी से कहा कि उसे नीचे ले जाएं और तुरंत अस्पताल ले जाएं।
लेकिन मैं आपको बता दूं, उसका कद बहुत विशाल था, शायद कारखाने में सबसे बड़ा। उसे कौन उठा सकता था? साथ ही उन्हें सीढ़ियों से नीचे जाना था। उसे कार में चढ़ाने के लिए आधे घंटे से अधिक का संघर्ष करना पड़ा। इस समय तक उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था। कबीर और अंजलि ने उसे अंधेरी अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया। पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया था। कोई काम नहीं कर पा रहा था। हर कोई चिंतित था, आगे पीछे टहल रहा था। कुछ ने कहा कि वह अभी भी जीवित है। दूसरों ने कहा कि करंट लगने से बैंगनी हो जाने का मतलब है कि वह मर चुका है। वह कैसे बच सकता है? कंपनी ने सभी को दोपहर की छुट्टी दे दी, इसलिए पूरा समूह सीधे अस्पताल जाने के लिए ऑटो रिक्शा ले गया। जो आपातकालीन कक्ष के दालान के बाहर उत्सुकता से बैठे थे, दरवाजे की दरार से देखते हुए हमने उसे स्ट्रेचर पर आंखें बंद किए और सांस लेने वाली नली लगाए हुए देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से बैंगनी था और होंठ सूखे हुए थे। यह बैंगनी था, फिर भी चाक सा सफेद था। बहुत अजीब लग रहा था। उसकी कमीज खुली हुई थी और डॉक्टर उसकी छाती पर 2 डिफिब्रिलेटर पैडल दबा रहे थे। हर बार जब वे नीचे दबाते, उसका शरीर ऊपर उछलता, फिर वह शांत लेट जाता, लेकिन उसका हृदय गति मॉनिटर एक सपाट रेखा बना रहा, थोड़ा भी नहीं हिला। शाम 7 बजे डॉक्टर ने वह वाक्य सुनाया जो कोई नहीं सुनना चाहता था। जब उसके शरीर को बाहर धकेला गया तो सभी मशीनें हटा दी गई थीं। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा, वह दौड़ी, उसे गले लगाया और अनियंत्रित होकर रोने लगी। वह चिल्लाती रही, मोहन, उठो, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। तुमने मुझे और हमारे बच्चे को क्यों छोड़ दिया? वह उसके होठों को चूमने के लिए झुकी। चूमना और रोना, जिससे हर कोई उसके साथ आंसू बहाने लगा। लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और उसे अलग करने के लिए जोर से खींचना पड़ा, ताकि अस्पताल के कर्मचारी आवश्यक प्रक्रियाओं को करने के लिए उसे मुर्दाघर ले जा सकें। अंजलि और मैं उनके पीछे पीछे जाते रहे और घर नहीं गए। रात करीब 11 बजे तक सब कुछ तय नहीं हो पाया था। कंपनी ने लोगों को मोहन के शरीर के आकार के अनुकूल एक कस्टम ताबूत बनाने के लिए नीचे भेजा, क्योंकि तैयार किए गए ताबूत फिट नहीं थे। उन्होंने कंपनी की फाइलों में उसकी आईडी फोटो से एक चित्र भी बनाया। उसे तैयार करने और उसके कपड़े बदलने के लिए एक पुजारी, एक अंतिम संस्कार टीम और एक मुर्दाघर मेकअप कलाकार भी मौजूद थे। जब उन्होंने उसके शरीर को ताबूत में रखा और उसे ले जाने वाले थे, तो एक अजीब बात हुई। उसकी पत्नी ताबूत को गले लगाए रही, उन्हें उसे ले जाने से मना कर रही थी। वह कुछ देर तक रोई और नखरे किए, फिर से बेहोश हो गई। ठीक उसी क्षण एक अज्ञात ठंडी हवा अंदर आई। अगरबत्ती का धुआं घना और अंधा करने वाला हो गया। और मैं आपको बता दूं, वहां बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। वहां गर्म और उमस भरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यह एक बहुत ही अजीब तरीके से ठंडा था। अंजलि ने बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से कांपती रही। 1 दर्जन बड़े मजबूत पुरुषों ने ताबूत को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाए। वास्तव में मोहन के शरीर का वजन लगभग 85 से 90 किलोग्राम अधिकतम था। ताबूत को जोड़ें, और यह अभी भी इतना अधिक नहीं होना चाहिए।
फिर भी उस समय ऐसा लगा जैसे इसका वजन 1 टन हो। उन्होंने इसे 1 इंच भी हिलाए बिना कुछ देर संघर्ष किया, ये डरते हुए कि इससे शुभ समय में देरी होगी। पुजारी आगे बढ़ा, अगरबत्ती जलाई और कुछ देर तक प्रार्थना बुदबुदाई। फिर उसने वहां मौजूद परिचितों से इकट्ठा होने, अगरबत्ती जलाने और इसे पूरे मुर्दा घर के प्रांगण में लगाने के लिए कहा। उसके बाद पुजारी ने ताबूत ले जाने वालों को एक बार फिर ताबूत उठाने के लिए कहा और सौभाग्य से वे इसे उठाने में सक्षम थे। पुजारी आगे चला। उसकी पत्नी तब तक जाग चुकी थी, उसकी तस्वीर पकड़े हुए थी और निराशा से पीछे पीछे चल रही थी। हर कोई उसे उसी रात सीधे पटना वापस ले जाने के लिए कंपनी द्वारा तैयार की गई चार्टर्ड बस में चढ़ने के लिए बारी बारी से बाहर गया। कबीर और मोहन के कुछ करीबी दोस्त भी अंतिम संस्कार के लिए नीचे जाने के लिए बस में चढ़ गए। कंपनी ने एक दिन की छुट्टी की घोषणा की और सभी कर्मचारियों के लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटना जाने के लिए बसों को चार्टर किया। उस रात कंपनी ने अंजलि और मुझे आधी रात के आसपास हमारे किराए के कमरे में छोड़ दिया। मैं कल सुबह मोहन के गृहनगर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए कपड़े पैक करने में व्यस्त थी। जब अंजलि उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाने के लिए कार में कूदी तो वह डरी नहीं थी, लेकिन जब वह कमरे में वापस आई तो उसे डर लगने लगा। नहाने के बाद उसने खुद को कंबल में कसकर लपेट लिया और पूरी रात लाइट जलाकर रखी। उसने मुझसे कहा कि मैं अकेले अंतिम संस्कार में जाऊं। वह कहीं नहीं जा रही थी। मुझे अचंभा हुआ, लेकिन मुझे लगा कि वह सदमे में है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगी। ये पहली बार था जब मैं किसी अनजानी जगह पर जा रही थी। वो अमाता, लेकिन मैं मौज मस्ती करने नहीं जा रही थी। मैं अपने करीबी दोस्त को विदा करने जा रही थी। उस समय मेरा मूड बहुत उदास था। हमने अगले दिन सुबह 6 बजे शुरू किया, लेकिन पटना सीमा तक पहुंचने में शाम के 4 बज गए। बस केवल मुख्य राजमार्ग पर खड़ी थी। उसके घर जाने के लिए हमें खेतों में एक छोटी नाव लेनी पड़ी। वह क्षेत्र एक विशेष समुदाय का था। वहां नीचे जाकर मैं उनके परिवार के सदस्यों की कोई भी बात नहीं समझ पा रही थी। पास में ही एक मंदिर था जो बहुत ही अजीब लग रहा था। जब हम किनारे पर उतरे तो दृश्य अविश्वसनीय रूप से उदास था। पुरानी क्लासिक फिल्मों की याद आ गई। मोहन का घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लकड़ी का केबिन और भी जीर्ण शीर्ण और फटा हुआ था। मैंने आसपास पूछा और पता चला कि उसकी पत्नी को हाल ही में पता चला था कि वह कुछ महीने की गर्भवती है। छोटी बेटी केवल 3 या 4 साल की थी। वह कुछ नहीं जानती थी। वह ताबूत के ठीक पास बैठी थी, हर किसी को देख रही थी। अपनी माँ से पूछ रही थी कि उसके पिताजी कहाँ हैं। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा उसका दिल टूट गया। निदेशक मंडल, जिसमें एक बेंगलोर की मैडम भी शामिल थीं, ने भी परिवार का दौरा किया। एक अनुवादक के माध्यम से उन्हें पूरे दिल से सांत्वना दी और जाहिर तौर पर परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया। सभी अंतिम संस्कार के खर्चों को कवर किया और दोनों बच्चों के 18 वर्ष के होने तक के लिए भत्ता प्रदान किया। सब कुछ तय होने के बाद पूरे समूह ने एक साथ भोजन किया, शराब के कुछ गिलास पिए और फिर वापस लौटना शुरू कर दिया। एक बार बस में मैं एक लट्ठे की तरह सो गई। जब बस मेरे किराए के परिसर में पहुंची
तो रात के लगभग 2 बजे बज रहे थे। सौभाग्य से गेट बंद नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं बस अपने कमरे में जाऊंगी, नहाऊंगी, मचान पर चढ़ूंगी और सो जाऊंगी। यह बहुत संतुष्टिदायक होगा। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए जब मैं कमरे में पहुंची तो मैं स्तब्ध रह गई। अंजलि ने दरवाजा बंद कर लिया था और गायब हो गई थी। उस समय मेरे पास एक पुराना भद्दा फोन था। मैंने इसे निकाला और उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। हे भगवान! उस समय मैं थकी हुई, भूखी थी, शौचालय की जरूरत थी और भूतों से डरी हुई थी। पूरे किराए के परिसर की लाइट बंद थी और एकदम अंधेरा था। मैंने इतना कॉल किया कि फोन लगभग जल ही गया था। ढेरों मैसेज भेजे, लेकिन उसने साइलेंट मोड चालू कर रखा था। मैं रोना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं दरवाजे के पास दुबक कर बैठ गई। अगले कमरे से कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे लिए ताकि आसपास की चीजों को रोक सकूं, क्योंकि मुझे डर था कि गेट के बाहर से कोई अंदर न देख ले। मुझे जीवित लोगों से डर लगता था और मुझे मृतकों से डर लगता था। मुझे नहीं पता कि किसी ने कभी उस भावना का अनुभव किया है या नहीं। मैं वहां बैठे बैठे ऊँघ रही थी, लेकिन मेरी सोने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आसपास का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। एक छोटी सी आवाज भी मुझे चौंका देती थी। मैं जितनी डरी हुई थी, मेरी सुनने की शक्ति उतनी ही तेज हो गई थी। ओस की आवाज, टप टप गिरती ओस इंसानों के कदमों जैसी लग रही थी। फिर हवा का चलना और आवारा बिल्लियों के रोने की आवाजें बिल्कुल रोते हुए बच्चों जैसी लग रही थीं। हे भगवान! अब उसे याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पूरे किराए के परिसर में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए मैं मदद मांगने के लिए किसी भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी। तब मैं केवल 16 वर्ष की थी। मैं छोटी थी, भूतों से डरती थी और हमले का भी डर था। इसलिए मैं बस वहां बैठकर इसे सह रही थी। सौभाग्य से पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह 5 बजे के आसपास मुझे दरवाजा खुलने की क्लिक क्लैक सुनाई दी। मैंने बाहर झांका और अंजलि को पास के एक कमरे से बाहर आते देखा। बहुत खुश होकर मैंने कार्डबोर्ड के डिब्बों को एक तरफ फेंक दिया और सीधे उसकी ओर दौड़ी। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा था। पूछने पर मुझे पता चला कि वह भूतों से इतनी डरी हुई थी कि वह अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसलिए वह सोने के लिए उस आंटी के कमरे में चली गई थी, यह जाने बिना कि मैं लौट आई हूं। वह सुबह ही उठी और मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए बाहर दौड़ी। कमरे में जाकर नहाने के बाद मैं मचान पर उड़ गई और दोपहर 3 या 4 बजे तक सीधे सोती रही। जब मैं वापस कंपनी में काम पर गई तो मैंने देखा कि ऊपर कार्यालय ने कटिंग टेबल के बगल में मोहन के चित्र और एक अगरबत्ती के कटोरे के साथ एक छोटी वेदी स्थापित की थी। जो कोई भी अगरबत्ती जलाना चाहता था वह ऐसा कर सकता था। कंपनी का एक सख्त नियम था कि अंदर खाना लाना मना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से उसकी वेदी वहां थी, कर्मचारियों ने इसका फायदा उठाया। वे भोजन और फल लाते थे, ये दावा करते हुए कि यह मोहन के लिए एक प्रसाद है, और सुरक्षा गार्ड उन्हें तुरंत जाने देते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, जब से वेदी स्थापित की गई थी, एक छोटी गौरैया कभी कभी उड़कर आती थी और खिड़की के बाहर बैठ जाती थी।
जिन दिनों खिड़की बंद होती वह वहीं बाहर खड़ी होकर अंदर देखती, लेकिन जब खिड़की खुली होती तो वह सीधे वेदी की ओर उड़कर जाती और वहीं बैठ जाती। वह उड़ने से पहले कुछ देर वहीं रुकती। हर कोई कहता था कि यह मोहन ही होगा। मोहन हर किसी से मिलने वापस रहा है। और उसकी वेदी के बगल में फैलाने वाली मेज के पैर पर पूरे समूह के सोने की जगह थी। जिस दिन से उसकी मृत्यु हुई किसी की भी वहां सोने की हिम्मत नहीं हुई। जहां तक मेरी बात है, भले ही मैं डरी हुई थी, मुझे वहां सोने की आदत थी, क्योंकि खिड़की से हवा अंदर आती थी जिससे यह बहुत ठंडा हो जाता था। पहले तो मैं थोड़ी डरी हुई थी और मैंने सिलाई लाइन की युवा लड़कियों को मेरे साथ सोने के लिए खींचने की कोशिश की, लेकिन 1 या 2 दिन बाद वे सब भाग गईं। मेरा मतलब है, सोने से पहले मैं अगरबत्ती जलाती थी और उससे प्रार्थना करती थी कि वह प्रकट न हो और उन्हें डराए नहीं। फिर भी उन युवा लड़कियों को नीचे दबा दिया गया, उनके पैरों में चुभोया गया और उनके पैर लगातार खींचे गए। वे पूरी तरह से भाग गईं और केवल अन्य विभागों के कर्मचारी जो सोने आए थे उन्होंने इसका अनुभव किया। कटिंग टीम के भाई जो वहां सोते थे वे बिल्कुल ठीक थे। वह उन्हें सोते हुए देखता था और अगर वह चिढ़ाना चाहता था तो वह बस उनके पैरों को थोड़ा मरोड़ देता था और बस हो गया। मुझे नहीं पता कि ये इसलिए था क्योंकि यह उस स्थान के पास था जहां उसकी मृत्यु हुई थी और वहां वेदी थी, लेकिन यह ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा। जैसे ही मैं लेटती मुझे गहरी नींद आ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैंने कंपनी में कुछ भी नहीं देखा। हालांकि जब मैं घर सोने गई तो मैंने सपने में देखा कि वह दिखाई दिया। सपने में मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मैं दाईं ओर फैलाने वाली मेज पर बैठी हूं। जब मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना, मैंने ऊपर देखा कि यह कौन था, लेकिन किसी को नहीं देखा। इसलिए मैंने नीचे देखा और काम करना जारी रखा। फिर मैंने फिर से पुकार सुनी। मैंने इसे एक आदमी की आवाज के रूप में पहचाना। मैं इसका वर्णन कैसे करूं? आवाज गूंज रही थी, इस तरह गूंज रही थी जैसे ये बहुत बहुत दूर से आ रही हो, और यह अविश्वसनीय रूप से उदास लग रही थी। मैंने ऊपर देखा, चारों ओर देखा और फिर अपना चेहरा अपने पीछे की खिड़की की ओर मोड़ा। मैंने मोहन को खिड़की के बाहर हवा में खड़ा देखा, क्योंकि मैं जहां काम करती थी वह मचान मेज़ेनाइन पर था। खिड़की के बाहर केवल खाली जगह थी, कोई जमीन नहीं। यह जमीन से कम 10 फीट ऊपर था। उसके शरीर के चारों ओर का क्षेत्र चमकीला सफेद था, अंधा कर देने वाला चमकीला सफेद। मुझे स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। उसने कीने एक लंबी बाजू की ग्रे और सफेद धारीदार शर्ट और काली पतलून पहनी हुई थी। मुझे याद नहीं है कि उसने सैंडल पहने थे या नहीं। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था। मेरा अंतर्ज्ञान जानता था कि वह मर चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल शांत बैठी रही, बिना एक शब्द कहे उसे देखती रही। वह बस वहीं हवा में मंडराता हुआ खड़ा था, मेरी ओर देख रहा था और उसका चेहरा बहुत उदास था। अब उस दृश्य को याद करके मुझे नहीं पता कि मेरी छाती में क्यों दर्द होता है। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। वह बस वैसे ही खड़ा था। मैं बोली और पूछा, तुम मर चुके हो? तो क्या तुम्हें अभी अपने गृहनगर में नहीं होना चाहिए? तुम यहां क्यों खड़े हो? मैंने सचमुच उससे ये पूछा
उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। उस समय मैं चौंक कर जाग गई, अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठने ही वाली थी कि मैं बुरी तरह डर गई, क्योंकि मैंने अपने ठीक बगल में खुले बालों वाली एक बिल्कुल काली आकृति को सिकुड़ कर बैठे हुए देखा। मैं अपना मुंह खोलने और चीखने ही वाली थी। किसने सोचा होगा कि काली आकृति मेरी ओर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाएगी? यह अंजलि थी। उसने पूछा, तुम सो क्यों नहीं रही हो? ऐसे सिकुड़कर इतनी डरावनी क्यों दिख रही हो? तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि तुम भूत हो। उसने अपना कंबल कसकर लपेट लिया, मेरे करीब खिसक आई और फुसफुसाते हुए कहा कि उसने मोहन के प्रकट होने का सपना देखा था, इसलिए वह चौंक कर उठ गई। क्या इत्तेफाक है? मैंने भी कहा, मैंने भी अभी उसका सपना देखा। जो कुछ हमने देखा उसे बताते हुए हम दोनों बहनें चकित थीं। अंदर ही अंदर बहुत उलझन महसूस कर रही थीं। और तब से अंजलि ने सुबह तक लाइट जलाई रखी। कंपनी में जाकर मैं वेदी के पास गई, मोहन के लिए अगरबत्ती जलाई और अपनी सहकर्मी चंदा को उस सपने के बारे में बताया जो मेरी बहन और मैंने देखा था। मैंने अपने आंतरिक संदेह व्यक्त किए। चंदा ने समझाया कि शायद उसे अभी भी कुछ अनसुलझी शिकायतें थीं और वह जाने से इनकार कर रहा था, या वह अभी भी सभी को याद करता था इसलिए वह मिलने आया था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि वह शायद मिलने आया था क्योंकि कटिंग टीम में मैं अकेली लड़की थी जो उसके करीब थी, एक भाई की तरह। उसकी मृत्यु के दिन से एक सप्ताह पहले पूरा समूह सुरक्षा गार्ड चाचा के घर शराब पीने और जोर जोर से कराओके गाने भी गया था। यहाँ तक कि अब भी मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा सोचकर मैंने इसे जाने दिया। किसने सोचा होगा कि पूरे एक सप्ताह तक हम दोनों बहनों ने बिल्कुल वही दृश्य सपने में देखा। हर रात हम आधी रात में चौंक कर उठ जाती थीं। पहले हमने सोचा कि यह एक संयोग था, लेकिन फिर हमें डर लगने लगा। ज्योतिषीय संकेतों के संगत होने या कुछ और होने का डर था, और वह हमें दिखाई देता रहा। क्या होगा अगर वह हमें अपने साथ ले जाना चाहता हो? हमने ये सब बताने के लिए गांव में अपनी माँ को बुलाया। मेरी माँ एक ज्योतिषी तांत्रिक को देखने गई, वापस फोन किया और कहा कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है, अपने गृहनगर लौटने में असमर्थ है, इसलिए वह हमारे सपनों में दिखाई दिया। वह हमसे कह रहा था कि हम उसके परिवार से उसे वापस ले जाने के लिए कहें। मैं भ्रमित थी। जब उन्होंने अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया और उसके शरीर को उसके गृहनगर ले गए, तो उसकी पत्नी ने उसकी तस्वीर को गले लगाया और स्पष्ट रूप से उसका पूरा नाम पुकारा। उसे अपने साथ घर वापस आने के लिए कहा, तो वह अभी भी यहाँ क्यों भटक रहा था? अंजलि कंपनी में गई और तुरंत उसकी पत्नी से बात की। वह भी बहुत कंफ्यूज थी। उसने स्पष्ट रूप से उसे पूरे रास्ते अपने पीछे आने के लिए बुलाया था। अंजलि ने पूछा कि वह उसके सपनों में क्यों नहीं दिखाई दिया। अंजलि ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गर्भवती और कमजोर थी। उसे डर था कि उसे दिखाई देने से माँ और बच्चे पर असर पड़ेगा। उसने उसे एक ज्योतिषी को देखने की सलाह दी, अन्यथा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें शायद अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद उसने तुरंत अंजलि को खोजा। उसने बताया कि उसने एक ज्योतिषी को देखा था और ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि मोहन वास्तव में अपने गृहनगर वापस नहीं लौटा था, बल्कि अभी भी कंपनी में फंसा हुआ था। यह सुनकर मुझे तुरंत सिहरन हो गई। ज्योतिषी ने कहा कि जब उसे झटका लगा और वह गिरा,
तो वह अभी भी जीवित था, है ना। फिर उसकी पत्नी दौड़ी और उसे गले लगा लिया, जिससे उसे दुख हुआ और फिर उसका निधन हो गया। कंपनी में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था। उन्हें लगा कि वह अभी भी जीवित है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, इसलिए किसी ने उसका नाम नहीं पुकारा। जब डॉक्टर ने घोषणा की कि वह मर चुका है, तो उन्हें लगा कि उसकी मृत्यु अस्पताल में हुई है, इसलिए उन्होंने उसकी आत्मा को अस्पताल से उसके गृह नगर लौटने के लिए बुलाया। किसने सोचा होगा कि वह आदमी अभी भी कंपनी में स्तब्ध था, इस बात से अनजान था कि वह मर चुका है। पहले सप्ताह के दौरान जब कंपनी ने उसके लिए वेदी स्थापित की थी, तो वह अभी भी आशंकित था। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए जब हर कोई झपकी लेता तो वह उन्हें वापस चिढ़ाता। उसका स्वभाव चंचल था और मृत्यु में भी वह बिल्कुल वैसा ही था। वह अभी भी सभी के साथ सामान्य रूप से काम करता था, क्योंकि हर कोई उसका नाम मोहन मोहन लेता रहता था और दोपहर में उसे चढ़ाने के लिए खाने की ट्रे लाता था, जिसमें फल, अगरबत्ती और मोमबत्तियां पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती थीं। यह तब तक नहीं था जब तक कि दूसरों ने अगरबत्ती नहीं जलाई, प्रार्थना नहीं की और कहा, भाई आप मर चुके हैं, कृपया घर वापस जाएं और हमें परेशान करना बंद करें, हम पर दया करें। उस समय उसने वेदी पर चित्र को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह वही है। तभी उसे उस दिन की घटनाएं याद आईं। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि चूंकि उसकी ज्योतिषीय राशि हम दोनों बहनों के अनुकूल थी, वह तो हमारे सपनों में दिखाई दिया। वह हमसे कहना चाहता था कि हम उसके परिवार से उसे उसके गृह नगर वापस ले जाने के लिए कहें, लेकिन चूंकि हम दोनों बहनों के साथ एक रक्षक आत्मा हमारी रक्षा कर रही थी, इसलिए वह केवल खड़ा होकर देख सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। सौभाग्य से यहाँ ऊपर लोग उसे अगरबत्ती चढ़ाते थे और उसके लिए अक्सर प्रार्थना करते थे, इसलिए हमारी रक्षक आत्मा ने उसे नहीं पीटा, अन्यथा उसकी आत्मा को पीट पीट कर खत्म कर दिया गया होता। हे भगवान, यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। एक भूत का सपना देखना ही काफी डरावना था। अब एक और भूत कहीं से भी प्रकट होकर हम दोनों बहनों का पीछा कर रहा था। यह जानकर कि उसकी आत्मा अभी भी उस कंपनी में है, मेरी भी वहां सोने की हिम्मत नहीं हुई। दोपहर का भोजन करने के बाद मैं अंजलि के साथ सोने के लिए उत्पादन लाइन पर नीचे खिसक गई। मेरा मतलब है, मैं ऐसी जगह पर अकेले कैसे लेट सकती थी जहां उसका भूत वहां मंडरा रहा था और वह वहां खड़ा मुझे देख रहा था। हे भगवान, मुझे हर जगह रोंगटे आ गए थे। उसके बाद मुझे यकीन नहीं है कि मोहन की पत्नी उसकी आत्मा को वापस ले जाने आई या नहीं, लेकिन उस रात सोते समय मैंने सपने में फिर से उसे प्रकट होते देखा। बिल्कुल वही पुराना दृश्य, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। वह चमकते हुए मुस्कुराया, मेरी ओर सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। तब से हम दोनों बहनों ने उसे फिर कभी प्रकट होते नहीं देखा। कंपनी में वेदी अभी भी वहां थी। लगभग 1 महीने बाद मैंने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया और अपने गृह नगर वापस चली गई। इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद सब कुछ कैसे चला। इसलिए मैं कहती हूं, पीछे मुड़कर देखने पर जीवन बहुत नश्वर है। एक व्यक्ति बस मेरे सामने जीवित और स्वस्थ था।
बस अपना भोजन समाप्त कर रहा था। खिड़की के पास पानी का मग पकड़े खड़ा था। फिर पलक झपकते ही वह बिना कोई आखिरी शब्द छोड़े चला गया। पीछे छूट गए लोगों के लिए दर्दनाक पीड़ा लेकर आया। जाने वाला भी जाने को तैयार नहीं था और अभी भी नश्वर दुनिया में अटका हुआ था। इस कहानी के माध्यम से मैं बस सभी को एक छोटा सा संदेश भेजना चाहती हूँ। अपने प्रियजनों और अपने आसपास के लोगों को पूरे दिल से प्यार करें, संजोएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि कौन जानता है, एक दिन, बस एक क्षणभंगुर पल में हमें उन्हें फिर से देखने का मौका न मिले। अलग होने तक उस बात का पछतावा करने के लिए प्रतीक्षा न करें जो आप तब नहीं कर पाए जब आप कर सकते थे।